नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मैं हूं माया नगरी मुंबई में, देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में। लेकिन बात होगी दिल्ली दरबार की, और सेना इसके लिए कितनी तैयार है। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूं, और शिवसेना में भी असली नकली का खेल हो रहा है। लेकिन असल नतीजे आएंगे 4 जून को। और जहां मैं बैठा हूं, महाराष्ट्र राज्य में 48 सीटें हैं, ये आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य। 35 सीटों पर चुनाव हो चुका है, यानी कि उम्मीदवारों की और राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, बटन दब चुका है। 13 सीटों पर बटन और दबना है, और वो 20 मई को प्रक्रिया मुकम्मल हो जाएगी। तो ऐसे में कौन कहां खड़ा है, ये बताने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के युवा चेहरा और मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में, जो सरकार बाद में पलट गई, तख्ता पलट हो गया जिसका, आदित्य ठाकरे। आदित्य, देयर शुड बी नो ग्रेज। सीधा सफेद या काले में जवाब देने को तैयार हैं आप? बिल्कुल हूं, लेकिन मैं हर जगह कहता हूं कि शायद मैं फॉर्मर मिनिस्टर, यंगेस्ट फॉर्मर पोएट और यंगेस्ट फॉर्मर फोटोग्राफर भी हूं। क्योंकि अभी ये सब फॉर्मर हो गया है, आगे देख रहा हूं। आगे नहीं, आप गीतकार भी हैं। आपने उम्मीद एक अपनी एल्बम निकाली थी, और एक खोज पर निकला हूं मैं। क्या खोया इस खोज में, और क्या पाया है आपने राजनीतिक खोज में? ये सोचना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि खोया महाराष्ट्र ने है। अगर आपने पिछले 2 साल 2.5 साल देखे होंगे, तो जो सरकार बनाई गई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, कि लीगल सरकार बनाई गई, हमारे सर पे बैठाई गई। और यही सरकार अगर आप देखें तो सारी जो चीजें हैं महाराष्ट्र से लेके जा रही गुजरात, भले वो वेदांता फॉक्सकॉन हो, बल ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, एयरबस टाटा हो, हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल हो, सारी जो चीजें हैं लेके जा रहे एक ही राज्य में। दर्द इसी बात का है कि अगर भाजपा ने हमारी पार्टी को तोड़ के, राष्ट्रवादी को भी तोड़ के, पवार परिवार को फोड़ के अपनी सरकार बनाई, खोखा देके, धोखा देके, ये सब करके, फिर महाराष्ट्र को क्या मिला? और बात यही है कि जो खोया है, हमने तो जो होगा वो होगा, लेकिन महाराष्ट्र ने जो खोया है वो काफी अहम है। सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर थे। सूबे के उप मुख्यमंत्री ने, सूबे के उप मुख्यमंत्री, हाँ, लेकिन उन्होंने शपथ तो सुबह ही ली थी 5:30 बजे। 2.5 दिन की सरकार थी उनके, जैसे वो 2.5 अक्षर प्यार की एक फिल्म थी या कुछ, वैसे 2.5 दिन की सरकार थी उनकी। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि ये धोखा जो आप कर रहे हैं, और जो अभी आपने बात कही, धोखा दरअसल आपने दिया। बिल्कुल, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, पर मुख्यमंत्री डी फैक्टो और डी जोरे वो आपने जिम्मेदारी ले ली। कैबिनेट मीटिंग किया करते थे, एकनाथ शिंदे के मंत्रालय के सारे फैसले खुद ले लेते थे। एकनाथ शिंदे की भी तो कुछ अस्तित्व की लड़ाई थी। एक बात यह है, हम सबसे बुरे इंसान है दुनिया के, छोड़ दीजिए हमें, यहां बिठाइए भी मत। लेकिन उनके ही जो कलीग्स है, पंकजा मुंडे जी हो, एकनाथ खड़से जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, पूनम महाजन जी हो, विनोद तावड़े जी हो, राजपुरी जी हो, उनसे कहिए उनका करियर खत्म करने में किसका हाथ था, धोखा किसने दिया? यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, हाँ, फडणवीस साहब हो या भाजपा के कई सारे नेता हो, ये तू मैं की बातों में मुझे नहीं जाना है, वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बातें मैंने नहीं रखती है। आज अगर आप इंसान से पूछे, आम नागरिक से पूछे, तो मैंने क्या कहा, फडणवीस साहब ने कहा क्या, ये कोई मायने नहीं रखता है। मैंने यही बात रखती है कि 10 साल में भाजपा ने हमारे देश के लिए क्या किया है, अच्छे दिन कब आने वाले हैं, बेरोजगारी जो है वो कब नीचे जाएगी, महंगाई कब कंट्रोल में आएगी, जो वादे उन्होंने 2014 में दिए थे, जो होर्डिंग्स पे दिखे थे, अब की बार क्या बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहां गए वो होर्डिंग्स? जो मंत्री, 5 साल तक तो आप ताली पीट रहे थे, जो सांसद थे, जो भाजपा के 2014 से 2019 मेरी बात सुनिए तो, हाँ। जो भाजपा के लोग थे, सिलेंडर लेके बैठे थे रास्ते पे, 10 साल से मंत्री बने हुए, क्यों नहीं बोल रहे वो एलपीजी के बारे में, क्यों नहीं बोल रहे गैस डीजल पेट्रोल के बारे में? 2018-2019 में ये दिक्कत थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, बिल्कुल हुई। उसके बाद जीएसटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तब तो आप तालियां बजा रहे थे बीजेपी के लिए। आपको ये बताता हूँ, 370 कलम जब हटाया गया तब तालियां बजा रहे थे, हम जश्न मना रहे थे, क्योंकि हमारा भी वही सपना था 370 कलम को हटाया जाए, और आज भी है। लेकिन क्या कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, परिस्थिति ठीक हुई है? कश्मीरी पंडित घर जा चुके हैं?
इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे अटैक हुआ परसों, टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिज्म के खत्म हुआ है? कश्मीर में तो भाजपा को 2 चुनाव लड़ने के लिए 2 सीट को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मुझे लगता है ये काफी अहम है। डीमोनेटाइजेशन की बात जो हुई 2019 के चुनाव में, हमें भाजपा ने कहा गया था कि डीमोनेटाइजेशन पे बात ना करें, तब भी हम कहते थे कि ये गलती थी। जीएसटी बिल्कुल समर्थन है, लेकिन जिस तरह से उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है वो गलत है। ये भाजपा तो कहती है सिर्फ ममक ही है। ये अंतरात्मा आपकी तब जागी जब सत्ता आपके हाथ से चली गई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फूट हो गई, 2 फाड़ हो गई 14 से पार्टी। लेके 19 तक हमारे सारे स्टेटमेंट्स देखिए, हम भाजपा जैसे नहीं है कि पीठ में खंजर को बस के निकल जाए। देवेंद्र फडणवीस ने एक और खुलासा किया कि इन विधायकों के बागी होने से 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे के पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं, जो पीएस है मिलिंद नार्वेकर, उन्होंने फोन मिलाया कि उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं और जी पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं, आप बनिए मुख्यमंत्री, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। आप तो पूरा हथियार डालने को तैयार बैठे थे सत्ता के लिए। एक काम कीजिए ना आप, अगर ये वो बोल रहे हैं, ऐसे करते हैं कि उनका एक आप पोल लीजिए, एबीपी पे नेशन वाइड पोल लीजिए, देवेंद्र फडणवीस जी या कोई भी बीजेपी का नेता लीजिए और उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके सामने रखिए, कौन किस पे ज्यादा विश्वास करता है, जनता किस पे ज्यादा विश्वास करती है। ऐसा कोई फोन नहीं हुआ, ऐसी कोई वार्तालाप नहीं मुझे हुई। लगता है आप ये पोल लीजिए ना, मैं क्यों बोलूं और मैं उनको क्यों जवाब देते रहूं। आप पोल लेने की जो बात कर रहे हैं, पोल तो चल रहे हैं, लेकिन एक असमंजस, एक रायता सा भी फैला हुआ है मराठी मानुष के मन में। और आजकल एक वो कविता कोई रायता नहीं है। ये दलदल जो है, ये राजकीय दल फैलाते हैं, दलदल महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन एक आपको कहता हूं, एक कहावत है, कीचड़ में ही कमल खिलता है, वो कीचड़ हमें आज दूर करना है। आप जो कमल की बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई एक कविता आजकल काफी पॉपुलर हो रही है पूरे महाराष्ट्र में। शंकर शंकर हाड़े की जो लिखी हुई कविता है, उसमें दोस्त बना दुश्मन, दुश्मन बना दोस्त, और उसमें वोट उसको दे दी जिसको हम दुश्मन माने बैठे थे। कमल खिलने का भी जिक्र है। तो ये दोस्त बना दुश्मन, दुश्मन बना दोस्त, एक आम मतदाता समझ नहीं पा रहा कि हम किसके दोस्त हैं और किसके दुश्मन हैं। देखिए क्या होता है संदीप जी, इसमें 2 बातें होती है। पहली तो वो कविता मैंने भी जाके लाइक की है, क्योंकि ये जो पूरा राजनीतिक माहौल बनाया हुआ है भाजपा ने हमारे राज्य में, हमारे देश में, हर एक चीज में राजनीति का स्तर नीचे लेके जाओ, गंदी राजनीति करो, ये तो भाजपा ही जिम्मेदार है इसको। 2014 से पहले इतनी गंदी राजनीति नहीं थी। और ये दुश्मन बना दोस्त, दोस्त बना दुश्मन, दुश्मन कौन होता है? अगर आप किसी दूसरे दल में हो कि आप मेरे दुश्मन बन गए। जो असली दुश्मन है चाइना, जो हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, उसमें तो भाजपा बोल ही नहीं रही है। और पाकिस्तान तो भाजपा का ट्रम्प कार्ड होता है। पाकिस्तान के जो टुकड़े करने थे वो तो इंदिरा जी ने किए, भाजपा ने क्या किया है? और आप कोसते नहीं थकते थे उसी कांग्रेस को, एनसीपी को, जो आपकी अब दोस्त बन गई है। बिल्कुल, वो दुश्मन थे। हमारे दुश्मन नहीं सवाल थे। आपसे भी है ना ये? नहीं संदीप जी, हमारे दुश्मन कोई नहीं है। आज भी अगर आप पूछे तो भाजपा से मेरा वैयक्तिक दुश्मनी कोई नहीं है। जो हमारे साथ किया उन्होंने किया, लेकिन मेरे मन में उनके जैसा विष नहीं है, द्वेष नहीं है। मेरा सिर्फ गुस्सा इसी बात पे है कि आपने जो हमारे साथ करना था वो आपने किया, हमारे राज्य के साथ जो करना था आपने किया, आगे जाके आप हमारे राज्य का नुकसान कर रहे हो। कांग्रेस के साथ वैचारिक मतभेद थे, तब थे, शायद किसी विषय पे आज भी रहेंगे, जैसे भाजपा के साथ भी है। लेकिन जब वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हमारे साथ थे, उन्होंने प्रणब दा को भी ओपन सपोर्ट किया था, प्रतिभा ताई पाटिल को भी ओपन सपोर्ट किया था, यहां अनेक लोगों को उन्होंने ओपन सपोर्ट किया है। बात यही होती है, आज जो बात आई है वो हमारे संविधान की है, हमारे लोकतंत्र की है। आपकी विचारधारा की भी तो है, आपके डीएनए की भी तो है। बिल्कुल। आप जो हिंदुत्व की ताल ठोकते थे, आजकल आप धर्मनिरपेक्षता की पैरवी करते दिखाई भी दे रहे हैं। भाजपा की भाषा कर रहे हैं, या भाजपा की भाषा कर रहे हैं। एक मिनट, चुनावी रैलियों में हमारा मेरे हिंदू भाइयों बहनों की जगह अब मेरे देशभक्त भाइयों बहनों कहने तो देशभक्ति से आपको कोई विरोध है? आपको अब भाजपा को विरोध है कि आपको विरोध है? अब आपको थोड़ी देशभक्ति से आपको कोई तकलीफ है? नहीं, आपका देशभक्ति से कोई आपको तकलीफ है? आदित्य नहीं, आप मुझे कोर वोटर पूछ रहा है। आप मुझे जवाब दीजिए। कोर वोटर हमारे साथ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो कंफ्यूजन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो पक्के हिंदू थे, एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं। एक मिनट, मुझे बताइए ये मिंदे या भाजपा कौन होती है हमें सर्टिफिकेट देने वाले कि आप हिंदू हो या नहीं हो? आप तो प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल में नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा को पहली बात हम 22 जनवरी को न्योता था, नहीं गए। एक मिनट, जो कालाराम मंदिर को हम गए थे वो हमारे रामलल्ला यहाँ भी है, और जब भाजपा भूल चुकी थी अयोध्या को, तब 2018 में हम पहले गए थे और हमने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार। राम मंदिर का जो फैसला आया है वो भाजपा के ऑर्डिनेंस की वजह से नहीं आया। जैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को तकलीफ में लाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया, या जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय घुमाने को लाया था वो इलेक्शन कमीशन का, वैसे उन्होंने नहीं किया।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, भाजपा का कोई लेना देना नहीं राम मंदिर से। हमने यहां सरकार बनाई कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, और तब भी 2 बार जाके आए राम मंदिर, और जब जीतेंगे तब भी जाके आएंगे। तो लेकिन क्या भाजपा के नेता हमारे भवानी माता के मंदिर में आएंगे? भाजपा के नेता और इलेक्शन कमीशन हमसे कहती है जय भवानी जय शिवाजी मत कहो। कौन होती है भाजपा और इलेक्शन कमीशन हमें कहने से कि जय भवानी और जय शिवाजी मत कहो? आपके थीम सॉन्ग से ये वो हमारे शब्द हटाने के हमारा लिए कह सास दिए। हमारी सास है जय भवानी जय शिवाजी। चुनाव आयोग क्या पक्षपात कर रहा है, आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, उनका एक एब्रीविएशन है ECI, ईसी बोलते हैं उन्हें। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, एंटायरली कॉम्प्रोमाइज है। इंटायरली कॉम्प्रोमाइज है। आपकी धर्म का जी इस्तेमाल कर तालियां रहे भी हैं। बज रही है क्योंकि लोग भी मान्य करते हैं। ये देखिए, तालियां स्वीकार और करते हैं। जनसभाएं और रोड शो, ये शगल हो गया। ये कोई आजकल अंदाजा नहीं देता अरे है। उनपे हो जाए तो आप स्वीकार कर तभी लेते तो हैं। आप अपनी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए। आपको मुस्लिम वोट बैंक की दरकार है, देखिए, अपने नंबर्स जो बढ़ाने हैं। जो लड़ाई भी ये है हमारे क्या भारत दरअसल? देश का वासी है, भारतीय नागरिक है, क्या वो गलत है? जब भाजपा पीडीपी के साथ जाती है तो चाणक्य कहते हैं, जब वो हमारे अलायंस में आते तो देश विरोधी हो गए। 4 जून को फैसला मजहब की देश का सियासी दुकानदारी हो रही है चार- या हिंदू मुसलमान हमारा पाकिस्तान हमारा हिंदुत्व है जो ध्यान दिल से आता भटकाया है। जाता है क्या? हमारा हिंदुत्व यही है, हृदय में राम और हाथ को काम। आज भाजपा हाथ को काम नहीं दे रही है, जो काम मिल रहा है वो ट्रोलर्स को मिल रहा है, लेकिन भाजपा हाथ को काम नहीं दे पा रही है। यही बात हम कहते हैं, हमारा जो हिंदुत्व है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। 10 साल के आप इतिहास में देखिए, यही 10 साल देखिए, जो जो वादे हमने किए पूरे कर दिखाए। किसानों को हो, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को, एक भी मुझे भाजपा का वादा दिखाए जो उन्होंने पूरे कर दिखाए। उस पर आप चर्चा के लिए भाजपा को मजबूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं या फोर्स क्यों नहीं कर पा रहे अरे हैं? हम कौन होते हैं भाई? उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेस ने पीएम साहब को, राहुल गांधी जी को न्योता दिया है। एक ने शर्त मान ली है, दूसरे अभी आने जरूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज या एनराम ने जो न्योता दिया है वो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। तो क्या ये माना जाए या आप मान रहे हैं कि विपक्ष के दरअसल चेहरा राहुल गांधी हैं? चलो कोई भी और दूसरे को आ जाइए, जो जिन्होंने न्योता दिया उनसे पूछे। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शरद पवार उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस के साथ अब ऐसे बिल्कुल नहीं कदम कहा ताल हमने। करनी चाहिए, कांग्रेस में शामिल भी हो जाए देखिए, मैं विपक्ष। आपको कहता हूं, तकलीफ इसी बात की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कांग्रेस में मिलने को तैयार है क्या? तकलीफ इसी बात की है, भाजपा को लगता है कि उनके पास एक ही चेहरा है और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आज उनको लगता है कि देश में 100 करोड़ जनता मूर्ख है और एक ही व्यक्ति, मैं सिर्फ मोदी जी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, एक ही व्यक्ति है जो देश को चला सकती है, जो डिमोनेटाइजेशन करवा सकती है, जो नौकरियां छीन सकती है, जो देश से रोजगार भगा सकती है। एक ही व्यक्ति है। उनको ये नहीं लगता कि 100 करोड़ जनता में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है। फिलहाल अभी केजरीवाल साहब ने कहा है कि शायद बदली हो जाए केंद्र में, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे 100 करोड़ जनता में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है और देश को अच्छा चला सकता है। और जब बात रहती है विलीन होने की, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जो पार्टी है वो ऐसी है और देश में और फैलती जाएगी, क्योंकि हमारा काम जो है, हमारा कार्य जो है 2.5 साल का भले हो, वो देश ने देख लिया, दुनिया ने देख लिया। पर कांग्रेस नेचुरल लीडर है क्या? ऑपोजिशन की अगुवाई कांग्रेस की ही आपको होगी। क्या ये नहीं लगता कि देश में कोई दूसरा नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? आप भी भाजपा की विचारधारा के होके कि एक ही आदमी बन सकता है, कि सारे दूसरे लोग नालायक है? ये किसने कहा? ये भाजपा कह रही है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप भी वो मानते हो, कि आप भी मान सकते हो कि आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो प्रधानमंत्री बन उसमें सकते हो? विपक्ष में पहला हक किसका बनता है? कांग्रेस का बनता है कि मुझे लगता है उद्धव ठाकरे हो सकते हैं मुझे प्रधानमंत्री लगता है पद के हम ये उम्मीदवार? सपने नहीं लेके चल रहे, कोई भी ये सपना नहीं लेके चल रहा है। हमारी लड़ाई, जैसे भाजपा एक कुर्सी के लिए लड़ रही है, हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है। हमारी लड़ाई इस देश के लोकतंत्र के लिए है, देश के संविधान के लिए, जो संविधान भाजपा बदलना चाहता है। उनको द्वेष है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से, उनको द्वेष है ये संविधान से, भाजपा को द्वेष है लोकतंत्र से। आप कांग्रेस वाला सवाल लगातार थोड़ा सा उनका जवाब मैं उससे क्यों दूं? बच के उनसे चल आप रहे हैं। पूछे, मैं तो शिवसेना उद्धव शरद बाळासाहेब ठाकरे पवार को दूंगा, ने इंडिया आघाड़ी का दूंगा। जो ये आइडिया फ्लोट किया है, इसमें दरअसल वो आपको चेकमेट भी कर रहे हैं, दबाव, राजनीतिक दबाव भी डाल रहे हैं कि 4 जून के बाद शिवसेना वालों इधर उधर मत हो जाना, देखिए, कहीं फिर से मोदी आप के साथ जो भी हाथ बात मत मिला कीजिए, लेना। मेरा आज जो लक्ष्य है वो मेरे संविधान का रक्षण है और मेरे लोकतंत्र का रक्षण है। आज की तारीख में शिवसेना का हाल अभिमन्यु की तरह है, आपका हाल अभिमन्यु की तरह है। चक्रव्यूह में फंसे हुए वो अस्तित्व की लड़ाई है, ये आर पार हो रही है। आप रह भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। भाजपा के लिए कि हमारे लिए?
आपके लिए। 4 जून को आप भाजपा से देखिए, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व ईडी, आईटी, सीबीआई पे निर्भर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक निजी चैनल को इंटरव्यू में ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के, आपके ग्रैंडफादर के, उन पर बहुत एहसान है, वो कभी उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और जहां मौका मिलेगा उस एहसान को वो चुकाने की कोशिश भी करेंगे। तो उनकी मजबूती का मैं सिर्फ एक धन्यवाद जरिया तो कहूंगा, नहीं बन लेकिन एक ही जाएंगे। बात है कि उन्हीं के पार्टी ने हमारे सबसे कठिन काल में, एक सबसे कठिन समय चल रहा था, उसी काल में मेरे पिताजी को धोखा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धोखा दिया और हमारी सरकार तोड़ी, हमारी पार्टी तोड़ी, हमें फिनिश करने की कोशिश की। तो ऐसे प्यार हो तो इस प्यार से बच के ही रहे। आरक्षण भी एक मुद्दा है और आरक्षण के 2 पहलुओं पर मैं आपका नजरिया यहां पर चाहूंगा। ब्लैक एंड व्हाइट में लालू प्रसाद यादव ने कहा आरक्षण मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री उन्होंने बाद में कहा कि धर्म के आधार पर हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये मैं जानता हूं। पर प्रधानमंत्री मोदी अब ये कहते घूम रहे हैं कि विपक्ष को अगर इंडिया गठबंधन को आप वोट दोगे तो ये सारा आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। देखिए, मैं आपको कहता हूं, ये पहला इंडिकेटर होता है कि भाजपा हार रही है चुनाव। जब जब भाजपा चुनाव हारने की नजदीक आते हैं तो पहला इंडिकेटर है हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करो। जिस दिन हिंदू मुस्लिम के बारे में बात ना चले, हिंदुओं में जाति जाति में तेढ़ निर्माण करो। वो ना चले तो जिले जिले में कोई झगड़ा लगाओ, और वो ना चले तो फिर पाकिस्तान से किसी को कुछ बुलाओ। हम तो नहीं गए थे ना, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। हम तो नहीं गए थे ना पाकिस्तान में केक खाने के लिए। बात यही मैं कहना चाहता हूं कि हर एक राज्य में अपनी अपनी बात होती रहती है। जैसे हम यहाँ मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मराठा आरक्षण होना चाहिए। एक बात, मुसलमान का भी मैं पूछ मेरी रहा हूं पूरी आपसे। बात तो सुन लीजिए। मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो, ओबीसी को लगता है कि उनका आरक्षण कम हो जाएगा। तो आज जो भाजपा सबको फंसा रही है, लड़ा रही है, हमारी बात यही है कि जो भी बात हो देश के संसद भवन में हो। आज बातें हो रही है संसद भवन में, कितनी डिबेटें हो रही है उस पर। ब्लैक एंड व्हाइट में अभी जवाब नहीं दिया। मुसलमानों को मैं आरक्षण ऑरेंज में बात करूंगा ना, मुसलमानों को, मेरा रंग तो ऑरेंज है। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, मैं यही कहता हूं कि हमारे हर एक देश की आवाज सुननी चाहिए। किसको आरक्षण मिले ना मिले, हर जाति को या किसी को, ये संविधान की बात हुई, ये पार्लियामेंट में डिबेट होगा। जितनी आबादी उतना हक, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन मैं वापस आपको इसी बात पे लाऊंगा कि ये जो भाजपा संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण सिर्फ भाजपा के ही डायनेस्टी को मिलेगा। बीसीसीआई में भाजपा के ही परिवार वाले लोग बैठेंगे, आपको नहीं जाना मिलेगा। तो आपको वो मानने होगा तो कीजिए भाजपा को। आप बीजेपी पर इट्स लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस, उनका फिर से जिक्र कर रहा उनका भी हूं, वो परिवारवाद तो है ही। फैमिली फर्स्ट। नहीं, तो फडणवीस साहब के परिवारवाद से नहीं है। फर्स्ट ये कर रही है शिवसेना। फडणवीस साहब के परिवारवाद से नहीं है, वो भी तो डायनेस्टी से है। पीयूष गोयल साहब के डायनेस्टी से नहीं है। प्रशांत किशोर एक और चुनावी रणनीतिकार हैं। वो कहते हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पॉटेड प्लांट्स हैं, गमले में खिले हुए पौधे हैं, ये ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम, हम जाए, खुश है। वैसे यू सरप्राइज मी टुडे। मुझे ऐसा नहीं अंदाजा था कि इतने आक्रामक तेवर भी दिखेंगे। ये तेवर टीवी के लिए, कैमरे के लिए ही अपनाए हैं या ये नेचुरल है? नहीं, मुझे लगता है ये तो जैसे है वैसे आए। और हर बार जरूरी नहीं कि तलवार लेके ही घूमो। जब उसे अंदर रखना होता है अंदर रखते हैं, लेकिन जब सामने से ऐसी कोई डिबेटिंग होती है अच्छी, तब मजा आती है बात करने में, क्योंकि ये जो सत्य परिस्थिति है देश की, वो बोलना तो जरूरी वो है। गीत लिखा था और एक हल्के हल्के भी गीत था आपका, उस गुनगुना पे भी मना सकते जाए हैं क्या? उस पे ना जाए। क्या ऐसा जो क्या? जो अगर वोट है, अगर मैं गाऊं तो सारे वोट विपक्ष में चले जाएंगे, वो मत कीजिए मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ठाकरे, बेबाक बातचीत के लिए।